हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एलयू अपडेट एंड एलयू अपडेट फैमिली। तो आप लोग स्टार्ट में जैसे हम आज आपका पेपर जो है स्टार्ट करेंगे, आपको मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू सेम वन, है ना। जो लोग सेमेस्टर वन में आए हैं ना, तो उसके दो पेपर हैं। कौन कौन सा? आपका डिफरेंशियल कैलकुलस मैथ्स में आपके दो पेपर हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा आपका क्या है, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा, है ना। अब आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा है। ये दो पेपर आपको पढ़ने हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में जो भी पढ़ के आए हैं, जो भी मैथ्स में सीख के आए हैं, जो भी अप्लाइड में सीखा है प्योर में, अच्छा दो बातें होती हैं। आपको अभी प्योर और अप्लाइड के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे। तो जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्योर एंड एक होता है अप्लाइड, है ना। प्योर मैथ और अप्लाइड मैथ। प्योर मैथ में क्या होता है, जो जैसे अलजेब्रा टाइप की जो भी हमारे पास बुक्स हैं, लाइक लीनियर अलजेब्रा हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, फंक्शनल एनालिसिस हो गया, एनालिसिस और अलजेब्रा। प्योर में जो एनालिसिस कोई भी दो बुक्स आएंगी, जैसे एनालिसिस नेम में अगर कोई बुक आप देखेंगे बीएससी में आ गया है, और अलजेब्रा, है ना। अब पॉलिनोमियल वाला अलजेब्रा नहीं, यहाँ पे अलजेब्रा अलग है ना। एनालिसिस में आपका रियल एनालिसिस आ गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गया, इस तरीके की बुक्स। और अलजेब्रा में आपका लाइक ग्रुप थ्योरी आएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपका अलजेब्रा लिखा है, इसमें आएगा आपका ग्रुप थ्योरी, है ना। हम इसमें ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी के साथ साथ में ये आपका यूनिट टू, सेकेंड एंड थर्ड, ये यूनिट सेकेंड और थर्ड में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना है। यूनिट फोर्थ में आपका मिलेगा रिंग थ्योरी। यूनिट फोर्थ में आपको मिलने वाला है रिंग थ्योरी, है ना। ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, ग्रुप थ्योरी के आगे का जो पार्ट है वो अलजेब्रा का, ये रिंग थ्योरी वाला पार्ट है। और यूनिट सेकेंड और थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। और फिर यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ा, यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैट्राइसिस, कि मैट्रिक्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी टाइप की बन सकती हैं, और इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इन सारी मैट्राइसिस के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अप्लाइड में जो सॉल्वर पार्ट होता है, अप्लाइड मैथ कौन सी आती है, जो सॉल्वर पार्ट होता है। जैसे आपको फार्मूला बता दिया गया या एक मेथड बता दिया गया, उस मेथड से आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, आपने उसको सॉल्व कर दिया, है ना। जैसे आपको ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, है ना, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बाकी सारी चीज़ें पता है, और आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इसको पढ़ के रखा होगा, है ना। तो हमको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो मैट्राइसिस एंड अलजेब्रा और एक डिफरेंशियल कैलकुलस। फिलहाल अभी के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका जो है मैट्राइसिस एंड अलजेब्रा। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। हालांकि हर बच्चे को अलजेब्रा में डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, इतना आसान करके पढ़ाएंगे ना आपको टॉपिक, को बहुत मजा आएगा। सबसे अच्छा आपको अलजेब्रा ना लगे फिर आप बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे, इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या हो, है ना। सिलेबस कौन सा, दूसरा पेपर है हमारा मैट्राइसिस एंड अलजेब्रा। सिलेबस हमने आपको बता दिया, 4 यूनिट आएगा आपका, 4 यूनिट में सिलेबस होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। 4 यूनिट में आपका सिलेबस रहेगा। फर्स्ट यूनिट में आपको मैट्राइसेस पढ़ाई जाएंगी,
अब मैट्राइसिस में क्या पढ़ाया जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे 12th में हमने इनवर्स मैट्रिक्स का निकालना सीखा है और मैट्रिक्स से सोल्यूशन निकालना सीखा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे निकलेंगी। तो उन्हीं सब चीजों को एक्सटेंड करके आज चीजें यहाँ पे क्या की जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। जैसे मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अब टाइप में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे बहुत सारी, जैसे लाइक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। लाइक कॉलम क्या होते हैं, ये वाले हमारे कॉलम है, ये वाली हमारी रोज है। अब ऐसे हमने एक मैट्रिक्स बना दी, है ना, और जैसे हमने ये रोज काउंट कर ली। अब जरा देखो ये वाले लिए, इसको कॉलम C1 C2 C3 C4, 4 लाइन्स हमने येलो वाली ड्रॉ की हैं, तो इसको हमने C1 C2 C3 C4 कह दिया। ये 3 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, इसको हमने कह दिया R1 R2 R3। अब हम R1 R2 R3 इसलिए कह रहे हैं, दिस इज अ रो, दिस इज अ कॉलम, है ना। तो हम क्या देखेंगे, रो इंटू कॉलम लिखते हैं, जो भी मैट्रिक्स का इंडेक्स यहाँ पे लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। रो हमारे पास कितनी है 3, तो हो जाएगी 3, और कॉलम हमारे पास कितने हैं 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4। गॉट इट। तो ये हमारे पास 3x4 इंडेक्स की मैट्रिक्स बन गई, जो एलिमेंट लिखे जाते हैं लाइक 2 3 4 5, है ना, 0 1 3 2 1 3 2 1, है ना। जैसे ये वाली मैट्रिक्स मैंने बना दी। हाउ मेनी कॉलम, 1 2 3। हाउ मेनी रोज, 1 2 3, है ना। 3 रोज हैं और हमारे पास कितने कॉलम है 4। तो 3 रोज और 4 कॉलम हमको क्या बताएंगे कि मैट्रिक्स बन गई 3x4 इंडेक्स की, है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन मिला के हम क्या बना रहे हैं, मैट्रिसेस बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर एरी है, मतलब हम स्क्वायर वाली एरी नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी अलग होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इंडेक्स आपको हमेशा n×n मिलेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सोचो स्क्वायर मैट्रिक्स का इंडेक्स हमेशा n×n रहे, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम रहने वाले हैं। तो ये स्क्वायर है, और ऐसी भी तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, इसको हम मान लें m रो को और कॉलम को हमने कह दिया n, तो m×n की मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर एरी बन रहा है ना। तो एक रेक्टेंगुलर एरी में रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं उन्हीं को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि एक हम रेक्टेंगुलर एरी बना रहे हैं, और रेक्टेंगुलर एरी में क्या कर रहे हैं, रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन ये निकालते हैं, यही हमारे पास क्या होती है, मैट्रिक्स। आपको समझ में आया होगा, है ना। अब जैसे मैट्रिक्स के बारे में हम इस तरीके से देखेंगे, फिर हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहली बात ये हो गई। तो अब हम रोज, अब देखो समझो, हम तो पढ़ाने ही लग गए आप लोगों को, हाँ। थोड़ा सा सिलेबस बता दें फिर पढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, लाइक रो मैट्रिक्स, सब बताया दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है ना। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। रो मैट्रिक्स पढ़ना है, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ना है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है ना, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैटेगरी आएंगी, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, है ना। अपर ट्रायंगुलर पढ़ना है, लोअर ट्रायंगुलर, और कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जो अपर ट्रायंगुलर होती है और लोअर दोनों हो, वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है। बहुत मजा आने वाला आपको पढ़ के, ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स पढ़ना है, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। और हमें नल मैट्रिक्स के बारे में जानना है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, बहुत टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं यार, मैं बताने लगूं तो थक जाऊंगा। लेकिन हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो जो हमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे और हमको क्या पढ़ना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बता ही देता हूँ नाम आपको, लगभग लगभग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स,
हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्यू हर्मिशियन पढ़ना है। ये हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहे हैं, उसमें तो सिलेबस में आपके लिखा होगा टाइप्स कौन कौन सी है मैट्रिक्स की, मैं सब कुछ बता रहा हूँ कौन कौन सी बन सकती है ना। यूनिटरी पढ़ना है, यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। और नॉर्मल मैट्रिसेस पढ़ना है, नॉर्मल मैट्रिक्स, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, और यूनिटरी हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया, और हर्मिशियन हो गया। अब इसके अलावा कौन सी मैट्रिक्स बची हमारे पास? हम्म, नल, चलो इतनी हमको अभी याद है। इसके अलावा भी बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, उनके टाइप में भी पढ़ेंगे। फिर आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों ने सॉल्व करके रखा होगा। ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों पढ़ेंगे हम लोग, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, है ना। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस में क्या होता है, नॉन होमोजीनियस में ये पढ़ेंगे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है ना। अभी तो हम लोगों ने वही देखा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, है ना, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, है ना। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की, ये वाली बात पढ़ेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। अभी आप लोग जैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हम कैसे इनवर्स मैट्रिक्स आप चुटकियों में निकालेंगे। वहां पे तो आपको सॉल्व करना है, एडजॉइंट ऑफ है, बड़ा डिटरमिनेंट, बड़ा बॉल करके निकालना पड़ता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे चुटकी में, है ना, मैट्रिक्स को, विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना। कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे, और इसके जो भी कंसिक्वेंसेस आएंगे वो सारी चीजें हम मैट्रिसेस में डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया यूनिट 1, ठीक है। घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है, यूनिट 1 आपकी बहुत आसान है। यूनिट 2 3 में आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना, वो प्योर का पार्ट है, वो भी आसान है, टफ नहीं है। और रिंग थ्योरी अलजेब्रा है। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप जैसे यूनिट सेकेंड और थर्ड, इसमें हमको पढ़ना है ग्रुप थ्योरी। समझना ये बात है कि आप अगर सेमेस्टर 1 का अलजेब्रा सेकेंड थर्ड यूनिट, जो मैट्रिसेस अलजेब्रा जो पेपर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आप सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के अलजेब्रा को हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज आप समझना कि पूरी बीएससी आपको रोना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। आप ढंग से पढ़िएगा, ये नहीं है कि ये आसान है, ये क्वेश्चन आ रहा है मैं कर लूंगा, फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी आगे वाले अलजेब्रा में, आप फिर सोच नहीं पाएंगे, फिर आपको रटना ही पड़ेगा। फिर मत बोलना कि पता नहीं कहाँ से मैथ पढ़ लिया, मुझे समझ में नहीं आ रही। रियलिटी यही है, आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको इम्प्लीमेंट करिए, बुक्स के क्वेश्चन उठाइए और करिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले, बट इट इसमें हमको करना है क्या, ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी में हम लोग रिलेशन पढ़ते थे, सेट रिलेशन, वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस मॉडुलो रिलेशन क्या होता है, और इसमें हम जेड स्पेशली जेड और यूएन को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जेड हमारा होता है एडिशन मॉडुलो एन, और यूएन को हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन बोलते हैं। मॉडुलो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। फिर दूसरी बात, इसमें ग्रुप्स पढ़ेंगे और सब ग्रुप पढ़ेंगे,
है ना। ग्रुप पढ़ेंगे, सब ग्रुप पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, साइक्लिक ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, है ना, और नंबर ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, है ना, लैग्रांज थ्योरम, है ना, लैग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे, और फर्मेट थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम। ये आपका सिलेबस है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें मैं मिला के लिख रहा हूँ, मतलब जो भी वहाँ पे टॉपिक लिखा होगा मैं टॉपिक के अंदर की भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बड़ा है नहीं, तुमको लग रहा होगा, ठीक है। फर्मेट थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, ये वाली सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं किसमें, यूनिट 2 में। ये वाला जो हमने लिखा है ये यूनिट 2 के लिए, है ना, यूनिट 2 के लिए, ओके। अब यूनिट 3 के लिए क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। यूनिट 3, यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले हैं होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, है ना, थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, थ्योरम ऑफ होमो एंड आइसोमॉर्फिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप समझ लीजिए, है ना। इसकी थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर्स ग्रुप पढ़ेंगे, ये हमारे फैक्टर ग्रुप एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, और ये इनसे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और इनकी थ्योरम्स से रिलेटेड ये वाला हमारा यूनिट 3 चलने वाला। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें भी नहीं है, ये भी बहुत आसान है, टफ नहीं है। अब लोग आसान कैसे, इसमें जैसे ऑपरेशन, जैसे आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा, जैसे एफ एक मैप डिफाइन कर दी गई ए से बी, डू यू नो फंक्शन, फंक्शन वी हैव अ सेट ए, वी हैव अ सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी यूनिक इमेज दे, मतलब ए के हर एक एलिमेंट की बी में हमको अगर यूनिक एलिमेंट इमेज मिलती है, रिपीटेशन कोई नहीं होता है, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है ना। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे होमोमॉर्फिज्म, आपको अगर इसमें डर लग रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, यह अगर हम एक्स वाई कोई दो एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं, सोचो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ले लेते हैं एक्स वाई दो एलिमेंट। अब हमको एक कंडीशन दी जाती है होमोमॉर्फिज्म के लिए, अगर वो कंडीशन हम फुलफिल कर लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे एक्स वाई हमने लिया, तो यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्टार वन वाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स स्टार टू एफ वाई। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ऑपरेशन डिफरेंस है, बाइनरी ऑपरेशन हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जिससे यहाँ पे हमारा स्टार वन है, तो स्टार वन ये हमारे पास कोई एक ग्रुप बनेगा और बी भी हमारे पास कोई एक ग्रुप होगा। तो स्टार वन जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, स्टार वन बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए, और ये जो स्टार टू ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन इसका हो जाएगा बी। फिर ये वाली कंडीशन हम बताएंगे आपको कैसे अप्लाई की जाती है फंक्शन पे। ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है, होमोमॉर्फिज्म खत्म, इतना ही चेक करना है। प्योर में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, प्योर आपको सोचवाता है कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को आप कैसे सोचेंगे, कल्पना करनी होती है, और वो कल्पना करना हम आपको सिखाएंगे और आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया यूनिट 3 का आपका सिलेबस, ठीक। अब आ जाओ लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 4। यूनिट 4 में हमको पढ़ना है रिंग्स एंड देयर एग्जाम्पल। अगर आपको ग्रुप थ्योरी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, जो सेकेंड और थर्ड यूनिट में है, तो आप फोर्थ यूनिट को भी नहीं कर पाएंगे। यूनिट 1 का रिलेशन किसी से नहीं है। यूनिट 1 आप सेकेंड थर्ड फोर्थ पढ़े ना पढ़े, यूनिट 1 आपको समझ में आ जाएगी, या यूनिट 1 आप पढ़ लेंगे
तो इससे ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यूनिट 2 थर्ड एंड फोर्थ हमको समझ में आ जाएगी, नहीं आ सकती। यूनिट 4 फर्स्ट का कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए उसका नाम मैट्राइसेस, उसका अलग ही नाम बुक के अंदर डाला है। लेकिन बाकी अलजेब्रा के अंदर सबको डालना है, बाकी की यूनिट को तीनों, तो इसका मतलब वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो उसी तरीके से हमको इसमें पढ़ना है रिंग्स और उसके एग्जाम्पल। सब रिंग पढ़ेंगे, सब रिंग है ना, आइडियल है ना, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन है ना, और रिंग्स हो गए, उनके एग्जाम्पल हो गए, सब रिंग हो गई, इंटीग्रल डोमेन हो गया, रिंग होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ना है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, फैक्टर रिंग पढ़ना है ना, रिंग होमोमॉर्फिज्म, फैक्टर रिंग, ये रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो थ्योरी के बाद हमारे पास आता है रिंग थ्योरी की बुक, वहां से आपको इसको क्या करना है, पढ़ना। इसके लिए मैं आप लोगों को बुक्स प्रेफर करता हूँ, बुक अलजेब्रा के लिए। एलयू एग्जाम के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको गैलियन पढ़ना है, गैलियन से सीखिए है ना। हाँ, टेक्स्ट बुक एलयू एग्जाम एकेडमिक वाला देना है, वो टेक्स्ट बुक का पढ़े। अगर सीयूटी आगे चल के जाना है, किसी को एमएससी करना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आप फिर गैलियन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस। और हाँ, ये अलजेब्रा की बुक आपको हमने बता दी। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। अब मैट्रिक्स के लिए आपको जो मैट्रिक्स है वो लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आपका आता है, और लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है वो बहुत ही आसान की बुक लिखी हुई है। तुम अभी के लिए यूज कर सकते हो, जो मैट्रिसेस के लिए है, मैट्रिसेस पढ़ सकते हो सॉम्स आउटलाइन से। सॉम्स आउटलाइन करके आती है, मतलब सॉम्स सीरीज आप डालना, आपको ई बुक भी मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। साम्स आउटलाइन में जितना अच्छा लीनियर अलजेब्रा डिफाइन है, मैट्रिसेस वाला पोर्शन किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाला, उतना अच्छा मिलेगा सब में, लेकिन उतना अच्छा उतने आसान तरीके से डिफाइन किसी भी बुक में नहीं है। तो आप क्या करिए, साम्स आउटलाइन पढ़िएगा और आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने बोला रेक्टेंगुलर एरी, बात समझ में आई थी। ARY है ना। रेक्टेंगुलर इरी एक फॉर्म करते हैं रो और कॉलम्स मिलके, समझो बड़े आराम से समझना है। रेक्टेंगुलर इरी बनती है रो और कॉलम्स मिलके, जैसे हमारे पास ये रो हो गई R1 R2 और R3, ये हमारे पास कॉलम हो गया C1 C2 C3 C4 एंड C5। लाइक दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ रो। हाउ मेनी रोज, 3 रोज। हाउ मेनी कॉलम, 5 कॉलम। तो 3 × 5 का इसका क्या बना हमारे पास, इंडेक्स। अगर हम बोलेंगे जो रेक्टेंगुलर एरी बनता, अब ये रेक्टेंगल फॉर्म का बन गया, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला रेक्टेंगल हमारा बना, इस रेक्टेंगल का इंडेक्स हमने लिया क्या, 3 5। तो ये हमारे पास 3 × 5 की मैट्रिक्स बनेगी। स्क्वायर का एरी हम नहीं बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, और इसको हम ऐसे लिखते हैं n × n उसका इंडेक्स होता है। अगर ये हमारा कहने का मतलब, अगर इसको हम जनरलाइज करें तो इसको हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे m × n, और इसी m × n में अगर हमारा यम n के इक्वल हो जाता है तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर। m × m कह लो या फिर n × n कह लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर एरी सेम है तो ये क्या बनने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर एरी सेम नहीं है, रेक्टेंगुलर बोल ही रहे हैं तो एरी सेम क्या ही होगी इसमें, है ना। तो ये हमारे पास कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे पास क्या बना के देता है,
मैट्रिक्स बना के देता है। और मैट्रिक्स में यहाँ पे एंट्रीज होती हैं, ये क्या होती है हमारे पास, एंट्रीज। और एंट्रीज को हम कैसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट एंट्रीज की A11, इसको हम लेते हैं A12, ए हो गया A13, A14, इसको हम A21, इसको हम A22, इसको हम A23, इसको हम A24, ये हो गया A31, ये हो गया A32, ये हो गया A33 और ये हो गया A34, है ना। तो इस तरीके से मैट्रिसेस की एंट्रीज होती हैं। अब फिर इन्हीं एंट्रीज पे इन्हीं एंट्रीज को इधर उधर करके वो बहुत सारी मैट्रिसेस बनाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, जैसे एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है AIJ टाइप की एंट्रीज, ऐसे लिखते हैं हमने AIJ M N क्रॉस N की मैट्रिक्स होती है, जहाँ पे I और J हमारे कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, N तक जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे जैसे A11 लिख दिया हमने, A12 लिख दिया, ऐसे ऐसे चलते गए A1N लिख दिया, है ना, लास्ट तक। देखो हमने क्या किया, पहला वाला जो है 1 उसको हमने फिक्स किया है, बाकी सेकेंड वाला क्या कर रहे हैं हम, मूव कर रहे हैं। ऐसे A21, ऐसे A22, ये हो गया A2N, है ना। इसको हम करेंगे A31, A32 डॉट 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 A3N आ जाएगा। ऐसे ऐसे इधर की तरफ जाओगे, इधर पहला वाला हमारा मूव कर रहा है AN1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा AN2 और इधर डॉट डॉट करके जाओगे ANN। तो ये वाली हमने मैट्रिक्स बना ली N क्रॉस N की। अभी हमने पीछे आपको बताया, पीछे हमने आपको बताया कि N क्रॉस N होता है तो वो क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये वाली हो रही है हमारी, हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, आपने तो सर N में लिख दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई साहब ले लो, हम 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से परिचित हो, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, मतलब डायगोनल, समझ रहे हो, यहां से समझो, जो डायगोनल है हमारे पास, डायगोनल क्या है, ये वाला डायगोनल है। इसमें डायगोनल क्या है, A11, A22, A33 डॉट 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 आएगा ANN। अब जरा ध्यान दो, अगर ये सारी सारी एंट्रीज इसी वाली मैट्रिक्स में, ये डायगोनल वाली एंट्रीज 1 कर दूं मैं, बाकी इधर वाली एंट्री डायगोनल के, ये देखो ये डायगोनल है, डायगोनल के अपर और डायगोनल के लोअर वाले पार्ट को मैं 0 कर दूं, समझना, डायगोनल के अपर और डायगोनल के लोअर वाले पार्ट को मैं 0 कर दूं। अब ये वाली डायगोनल की एंट्रीज है, अब यहाँ पे A12 को मैं 0 कर दूं, A1N को 0 कर दूं, ये सारी 0, A2N को 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, ये सारी एंट्रीज मैं कर दूं 0। अब क्या ये वाली स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी बन गई, समझ पा रहे हैं आप लोग। हमने क्या कहा, देखो समझो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिख भी लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a square matrix, a square matrix is said to be identity matrix, a square matrix is said to be identity matrix if ai is equal to 1 for all I। इस वाले सैम्पल को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। अगर नहीं पता है तो समझ लो, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ओके, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल और इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग, है ना। तो फॉर ऑल आई के लिए का मतलब हो गया कि आई हमारा चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट 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 एन, आई कुछ भी हो हमारा, अगर ai अगर हमारे पास 1 आता है तो वो वाली मैट्रिक्स हमारे पास ai 1 हो एंड रेस्ट aij एंड रेस्ट aij इज 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने क्या लिख दिया, हमने कहा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने बोला, अभी देखा था आपने जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने बनाई, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बना रहे हैं, एन क्रॉस एन की, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बना रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, जब उसकी ए आई आई जीरो हो। दैट मीन्स ए आई आई का मतलब क्या हो गया, आई की जगह पे 1 रखा तो ये 1 1 0 हो गया, 2 रखा तो ये 2 2 0 हो गया, 3 रखा तो ये 3 3 0 हो गया। इस तरीके से चाहे n रखो तो वो n n 0 हो जाएगा। अब ये वाली इंट्रीज अभी देखा हमने कहाँ पे रखी थी, लुक A11 A22 जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थी इसमें रखी थी, इसको हम बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल है ना, डायगोनल एलिमेंट। ये होता है हमारे पास क्या, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाली जो एंट्रीज हैं ये सारी की सारी जीरो नहीं, सारी की सारी नॉट जीरो, 1। ऐसा आप बता दिया करो, गलती इससे लिखते हैं अगर, ये सारी की सारी एंट्रीज हमारे कैसी हैं, 1। हर एक आई के लिए ये 1 एंट्री रख रहा है, मतलब इसका जो डायगोनल बनेगा, मैं ऐसे डायगोनल बना देता हूँ, आपको बनाना नहीं है, ये 1 आएगा, 1 1 1 1 डॉट 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 करके 1। गॉट इट। अब कह रहा है बाकी रेस्ट ए आई जे, बाकी जो भी ए आई जे बच रहे हैं लाइक दिस, बाकी जो भी ए आई जे बच रहे हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ पे देखो जो भी ए आई जे बच रहे हैं उन सबको हम कर देंगे 0, है ना। जो भी ए आई से बच रहे हैं उन सबको हम कर देंगे 0। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको लिखना है 2 क्रॉस 2 की, लिख लो 1 0 0 1, ये हो गई हमारे पास 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 की लिखना है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। आपको 4 क्रॉस 4 की रखनी है, आप डायगोनल पे 1 लिख दो, 1 1 1 1, बाकी ये 0 0 0 0 0 और 0, ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया 0, फिर ये 0 0, ये हो गया 0 0 0, ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई, है ना। ये हो गई हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आई। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए कि ए आई आई आपका 1 है, ए आई आई 1 है फॉर ऑल आई के लिए, बाकी रेस्ट ए आई जे आपका क्या है, 0। ये ऐसे नहीं लिखा, ऐसे कहीं कहीं भी लिखा हो सकता है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 अदर देन ए आई जे 0 व्हेन आई इज डिफरेंट फ्रॉम जे, ऐसा लिखा मिल सकता है। हमने लिख दिया रेस्ट ए आई जे 0, लेकिन बुक्स में ऐसा लिखना मिल सकता है ए आई जे 0 जब आई जे के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे ए आई आई लिखा है, यानी आई जे हमेशा इक्वल है, तो इक्वल वाले टर्म हमारे डायगोनल पे होते हैं, इसलिए ऐसा हम काम कर रहे हैं। बट इट, तो ये हो गए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आपका नल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपका आएगा नल मैट्रिक्स। देखो नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स लिखो, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be null matrix if each aij is equal to 0 for all I comma j 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये वाली बात क्या आई, हमने कहा ईच ए आई जे 0, मतलब हर एक एंट्री 0 हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमने पीछे वाली कंडीशन जैसे नहीं बनाई, पीछे हमने कंडीशन कहा था कि ए आई आई इज 0 फॉर ऑल आई। कंडीशन को समझ लो, कंडीशन अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। हमने कहा था कि ए आई जे 0 होना चाहिए हर एक एन के लिए, ए आई आई 0 होना चाहिए, और हमने कहा था हमने कहा था ए आई आई 1 होना चाहिए हर एक मतलब 1 2 से लेके एन तक, एन नेचुरल नंबर होते हैं ना, एन तक होना चाहिए। फिर हमने कहा ए आई जे 0 होना चाहिए व्हेन आई इज डिफरेंट फ्रॉम जे, ये कंडीशन लिखी थी। तो ये कंडीशन हमने किसकी बताई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आराम से समझना,
ये कंडीशन हमने किसकी बताई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब हम क्या करें, स्क्वायर मैट्रिक्स को कह रहे हैं नल मैट्रिक्स कब, इफ ए आई जे जीरो फॉर ऑल आई जे, मतलब अब कोई भी आई हो कोई भी जे हो, चाहे आई के इक्वल हो या आई के इक्वल ना हो, सारी आई जे अगर जीरो हैं तो क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास A11 0 होना चाहिए, सारी की सारी एंट्रीज जीरो हो मैट्रिक्स की, तो उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कह रहे हैं, है ना। अगर हर एक हमारे पास एंट्री अगर जीरो आ रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ईच ए आई इज जीरो। हम आपको सिखा रहे हैं नोटेशन कैसे लिखे जाते हैं, अब आपको सीखना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए हमेशा काम आएगा पेपर में। तो ये हो गई हमारे नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स के बाद आता है आपका रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स एंड व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। रो आपको पता है ऐसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम आपको पता है वर्टिकल लाइन। ये C1 C2 C3, ये क्या है हमारे पास R1 R2 है, और ये हमारे पास क्या है R3। ये वाली बात इतनी समझ में आई, C1 C2 C3 एंड R1 R2 R3, ठीक। ये है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब इसको हम कैसे करने वाले हैं, देखो बताते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगल अगर रो है आपके पास, लाइक ऐसी अगर कोई रो है, मैट्रिक्स का इंडेक्स कैसे लिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लिखो साइड में रिमेंबर, यहाँ पे साइड में लिखो रिमेंबर, रिमेंबर में लिखो हम हमेशा लिखेंगे रो क्रॉस कॉलम, याद है, ठीक है। रो हमारे पास एक है, कॉलम हमारे पास कितने हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे हमने रो एक ली, कॉलम कितने 1 2 डॉट 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 n, 1 क्रॉस n। तो इस टाइप से जो भी मैट्रिक्स बन के आएगी, मतलब सिर्फ रो की एंट्री आपको बताऊं, एक रो की एंट्री बताऊं। अब रो में याद करो जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी पीछे, आपको हम दिखाते हैं, लाइक जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी पीछे, कहाँ गई ये, यहाँ पे देखो रो हमने एक रो बताई ना, तो एक रो उठा लो, ये वाली ऊपर वाली A11 A12 A1n, इस रो को उठा लें, समझते रहना है, यहाँ पे रख दो A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, इसी को हम लिख रहे हैं क्या 1 क्रॉस n। अगर कहीं पे तुमको लिखा मिल जाए A11 A12 A13, मतलब देखो पहली वाली एंट्री फिक्स है, 1 1 1 1 फिक्स है पक्का। तो कहीं पे लिखा मिल जाए कि इफ, समझना बात को, A I A1 1 2 3 n, 1 से n तक जा रहा है कौन, J वाला टर्म, A1 J, है ना। A1 J की कुछ एंट्रीज होंगी, है ना, 1 क्रॉस n, where J is going to 1 2 डॉट 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 n। रिमेंबर अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि A1J 1 क्रॉस J, जहां पे J 1 से लेके n तक जा रहा है, तो उस वाले टर्म को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, व्हाट इट। अब यहाँ पे 1J हो सकता है, 2J हो सकता है, 3J हो सकता है, 4J हो सकता है, बट यहाँ पे जो एंट्री होगी भाई साहब ना, ये 1 की जगह पे जो भी एंट्री होगी, जो भी स्केलर होगा 1 3 4 5 कुछ भी n तक हो जाए, जो भी स्केलर होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा, इस बात को माइंड में डालो। यहाँ पे जो स्केलर होगा वो ऑलवेज कैसा रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। तब जाके इस टाइप की कंडीशन को हम कहने वाले हैं क्या, रो मैट्रिक्स, व्हाट इट। आ जाओ अब बात करते हैं किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की।
कॉलम में क्या होगा, हमारी ये वाली एंट्रीज आएंगी। तो जैसे मैं एक ही कॉलम लिखता हूँ ऐसे, ये हो गया हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम हमारे पास एक है, मैं रो ले लेता हूँ, कितनी सारी रो ले लो, लाइक मैं एन रो ले लिया, तो कॉलम एक है मेरे पास और एन रो है, एन क्रॉस वन है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे फिर से मान लो, देख लो मैं दिखा देता हूँ तुमको। जैसे हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स थी, कॉलम अब की बार क्या हो रहा है, पिछली बार आपने देखा कि इधर वाला फिक्स है, इधर वाला, अब की बार इधर वाला फिक्स रहेगा, मतलब ऐसे। जैसे पिछली बार आपने इसमें देखा कि ये वन फिक्स है मेरा, यहाँ पे वन आपने देखा, यहाँ पे वन क्या है, फिक्स है। अब की बार ये वाला कॉलम में वन फिक्स नहीं रहने वाला, कॉलम में क्या फिक्स रहने वाला है, यहाँ पे इस वाली एंट्री को फिक्स रहना पड़ेगा, है ना। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए तुमको, इफ ए आई कामा, नहीं, ए आई कामा वन है ना, एन क्रॉस वन, तो यहां से हम क्या कहेंगे, एंड वेयर आईज इज वेरी टू, वन टू से लेके हमारा एन तक, तो इस वाली कंडीशन को कहेंगे, ये वाली कंडीशन हमारी किसकी हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। ये बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। आइडेंटिटी आप समझ गए, नल समझ के, उसी की हेल्प से कॉलम समझ गए, गुड। अब आइडेंटिटी की हेल्प से हम आपको दिखाते हैं स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, दो बातें। स्केलर मैट्रिक्स डालो हेडिंग, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो, a square matrix is said to be scalar, a square matrix is said to be scalar किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्केलर कब कहेंगे, a square matrix is said to be scalar if aii is non-zero, aii is non-zero, अगर उसके पास aii हमारे पास नॉन जीरो, डायगोनल एंट्रीज अगर उसके पास नॉन जीरो मिल जाती है ना, बाकी तो सबको जीरो होना पड़ेगा, एंड aij is zero when j is different from I, है ना। aij हमारा जीरो है जब j हमारा डिफरेंट है i से। तो आप मतलब 3x3 का ले लो, इतना बड़ा लेने की क्या जरूरत है, जैसे ये 1 1 ले लो, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 3, नहीं ये 2 2, ये 2 3, और ये हो जाएगा हमारे पास ये 3 1, ये 3 2 एंड ये 3 3। जैसे हमने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 3x3 की मैट्रिक्स हमने ले ली। अब हमको देखना है कि हमने कहा कि ए आई आई नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, ए आई आई। अब जैसे ए आई सारी नॉन जीरो, अब देखो यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि हर एक, हमने ऐसा नहीं लिखा कि फॉर ऑल आई, हर एक आई के लिए जीरो होना चाहिए। अब फॉर ऑल आई का मतलब क्या हो गया, 3x3 के लिए है, तो जैसे फॉर ऑल आई 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कि 3 के लिए मतलब नॉन जीरो हो, मतलब ए नॉन जीरो हो, ए नॉन जीरो हो, ए नॉन जीरो हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारी की सारी नॉन जीरो होनी चाहिए, कुछ टर्म जीरो भी हो सकती हैं, लेकिन ऑल आर नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ये वाली जो एंट्रीज हैं, ये वाली, ये सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, ये वाली, ये सारी एंट्री कैसी होनी चाहिए, जीरो। अगर ये सारी एंट्री जीरो है तो हमारे पास ये कैसे रहेगी, नल मैट्रिक्स। आप कैसे एग्जांपल, सर एग्जांपल दीजिए, लिखो भैया। अगर हम 1 2 1 ले लें, बाकी सब कुछ जीरो कर दें, तो ये हमारे पास कैसी हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। अगर ए आई आई इक्वल टू आना चाहिए अल्फा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता स्केलर मैट्रिक्स में। ये वाली कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग है, अब लिखो यहाँ पे, ये वाली रॉन्ग कैलकुलेशन। ऐसा आता है बच्चों के माइंड में, इसीलिए मैंने पहले गलत बताया। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स, कब कहेंगे, जब ए आई आई नॉन जीरो, नॉन जीरो अल्फा होना चाहिए, नॉन जीरो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे नॉन जीरो अल्फा, गॉट इट।
और अल्फा का मतलब क्या है, ए आई आई क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये वाला लिखा, इसको हटाओ, ए आई क्या होना चाहिए, अल्फा, और जो कि कैसा रहना चाहिए हमेशा, नॉन जीरो। अब अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा सेम होगा हर एक कैटेगरी के लिए, मतलब ये वाला जो डायगोनल है आपका, यहाँ पे आपका आना चाहिए क्या, अल्फा अल्फा अल्फा, बट इट बाकी सारी एंट्री कैसी होनी चाहिए, ये वाली जीरो, ये वाली एंट्री कैसी होनी चाहिए, जीरो। मतलब कि ये वाली जो सारी एंट्रीज हैं, ये वाली ये वाली आपकी कैसी होनी चाहिए, जीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहने वाले हैं, स्केलर मैट्रिक्स। आप लोग पढ़ेंगे ना तो बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें भी तो ये सब जीरो है और ये वाली नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। बट ऐसा नहीं होता है, ये वाली हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है बट नॉट स्केलर। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि जो डायगोनल की एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, अब वो कुछ भी हो सकती है, बाकी सारी हमारी जीरो चाहिए, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। बट स्केलर मैट्रिक्स में हमेशा अल्फा ही रहने वाला है ना, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। बट अब इसके बाद आता है आपका डायगोनल। अब चलो डायगोनल भी यहीं पे समझा ही देते हैं, है ना। इसको हटा दो, इसको लिखना नहीं है आपको, ये वाला लिखना है इतना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे कि उसका ए आई आई हमारा होना चाहिए नॉन जीरो। अब नॉन जीरो में कुछ भी हो सकता है, नॉट फॉर सेम, है ना। अब जैसे ए आई आई हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो मान लो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 3, कुछ भी ले लो, तो ये वाली हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हो, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। मतलब जो डायगोनल की एंट्री है, ये जो यहाँ पे जो एंट्रीज रखी जाती हैं, ये वाली नॉन जीरो हो सारी, मतलब सब सब नहीं कह सकते, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, हाँ, लाइक ये वाली एंट्री जीरो कर दो, बाकी हमारे पास दो एंट्रीज तो मिल गई डायगोनल में जो कि नॉन जीरो है, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। तो अच्छा अब ये बताओ कि हमारे पास नल मैट्रिक्स डायगोनल होती है या नहीं होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होती है कि नहीं होती है, सोचो सोचो। ये समझ में आ गई। तो हमने स्केलर समझ लिया, डायगोनल समझ लिया, रो समझ लिया, कॉलम समझ लिया। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे, हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है, ये देख लिया। मैट्रिक्स के बाद हमने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के साथ में हमने क्या देखा, बताइए बताइए, स्केलर मैट्रिक्स के साथ डायगोनल मैट्रिक्स देखा। देखो कॉम्बिनेशन से अगर आप देखोगे जैसे मैं देख रहा हूँ तो आपको दिखेंगे चाहिए, अगर कॉम्बिनेशन नहीं लगाओगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद हम दो मैट्रिक्स और देखेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हम क्या देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको हम कैसे देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A square matrix is said to be symmetric, देखो a square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A, है ना। किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। ट्रांसपोज आपको पता है, आप जब इनवर्स निकालना इंटरमीडिएट में सीखे होंगे तो उसमें आपको एडजॉइंट का ट्रांसपोज बताया जाता होगा। तो के ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं, लाइक मतलब अगर मैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाए ए, है ना, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 3। एक 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लेता हूँ,
यहाँ पे लिखा 0 2 3, यहाँ पे लिखा 2 3, और फिर यहाँ पे लिखा हमने 1 और 0, और यहाँ पे हमने डाल दिया 5, और यहाँ पे भी 5। ये हमारे पास क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। अब हमको देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक। कब कहेंगे सिमेट्रिक, जब ए ट्रांसपोज उसका मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रांसपोज को हम टी से लिखते हैं, ए ट्रांसपोज। अब कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे रो को कॉलम बना दो, रो को क्या बना दो, कॉलम, और कॉलम को क्या बना दो, रो। ऐसा कर दो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज। जैसे इसका ट्रांसपोज करना है, लाइक 1 3 3 2 का, हमारे पास ये वाली रो है, ये वाली रो है, इस वाली रो को हम दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम में लिखेंगे। लाइक 1 3 को हमने लिखा है यहाँ पे, देखो ये 1 है, ये 3, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। और इस वाली रो को 3 2 को, ये 3 2 रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 3 2। ये देखो 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या देखो दोनों सेम है। सेम होने का मतलब उनकी एंट्रीज सेम है। पहली एंट्री 1 1 पे सेम है, दूसरी एंट्री वो भी सेम है, तीसरी एंट्री वो भी सेम है, और फोर्थ एंट्री वो भी सेम है। कहने का मतलब कि किसी मैट्रिक्स के रो को अगर मैं कॉलम बना दूं, किसी मैट्रिक्स के रो को अगर मैं कॉलम बना देता हूं, तो अगर किसी मैट्रिक्स के रो को मैं कॉलम बना देता हूं तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ में आ गई बात। और ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की रो, ये जो ट्रांसपोज होता है, ये हम रियल में बात कर रहे हैं आपसे, है ना, नॉट इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तब बताएंगे आपको। तो अगर किसी मैट्रिक्स की रो को अगर मैं कॉलम बना देता हूं तो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, बताइए बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। व्हाट इट, ये बात समझ में आई, ठीक है। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसको भी हम समझा देते हैं आपको। लाइक चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे ले लो 5 6, यहाँ पे 3 3, ये वाली मैट्रिक्स ले लिया। अब इसके जो भी हमारे पास रोज है ना, उनको मैं कॉलम बना रहा हूँ। देखो ये जो रो है ना, ये वाली, इनको मैं कॉलम में लिखूंगा ऐसे। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0 5 6, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 1 3, इसको ऐसे कॉलम में, इसको मैं लिखूंगा 6 3 2। अब जरा देखो एंट्री मैच करो, 6 6 से मिल रहा है, 3 3 से मिल रहा है, 2 2 से मिल रहा है, 0 0 से मिल रहा है, 5 5 से मिल रहा है, 6 6 से मिल रहा है। ये वाला 5 इस वाले 5 से मिल रहा है, ये वाला 1 इस वाले 1 से मिल रहा है, ये वाला 3 इस वाले 3 से मिल रहा है। कहने का मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया। तो ऐसा जब हो जाता है तो उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। गॉट इट, ओके। अब सिमेट्रिक के बाद आप लोग हेडिंग डालिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus of A। सिमेट्रिक में हमारा था कि ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल हो जाए, बट इसकी सिमेट्रिक में हमारा कैसा है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना पड़ेगा, माइनस ए के इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कह पाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल पाएंगे। ये वाली बात आपको क्लियर हुई। अच्छा कैसे हम कहेंगे, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3 ले लिया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है,
ए का ट्रांसपोज करना है। जैसे ये वाले हमने मैट्रिक्स ए ले ली, तो फर्स्ट ऑफ वी फाइंड ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे है, इसका रो इसका कॉलम बना दो। इसमें 1-3 है तो इसका 1-3 बना दो। इसका रो 1-3 तो इसका कॉलम 1-3 हो गया। इसका रो 3-2 है तो इसका कॉलम 3-2 हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास 1-3-3-2 है, 1-3-3-2 है, तो ए ट्रांसपोज हम क्या लिख सकते हैं, 1-3-1, 1-3 लिख 1-3 लिख सकते हैं, 3-2 लिख सकते हैं। इस तरीके से ए ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूँ। गॉट इट। अब जैसे मैंने लिखा, अब कह रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाए, मतलब ए में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब यही तो है, जैसे ए है तो हम माइनस ए निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा हमारे पास -1-3-3-2, है ना। ये वाली जो मैट्रिक्स है माइनस ऑफ ए की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब जाके हम उसको इसकी सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वो हर एक एंट्री में वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। लाइक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ऐसी वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। थिंक करो यार इस बात को कि -1 -3 -2, क्या ये वाला माइनस ए हमारा इस वाली ए ट्रांसपोज के क्या इक्वल आ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ पे 3, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल। तो मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया ए मैट्रिक्स, वो क्या है, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। जो हमने मैट्रिक्स ली, ये जो आपको दिख रही है, ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक नहीं हो पाई। किस लिए सिमेट्रिक नहीं हो पाई, क्योंकि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और माइनस टाइम्स जो भी मैट्रिक्स हम करेंगे, जो भी आ रहे हैं, उनकी सारी एंट्रीज सेम नहीं आ रही। तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारी इसकी सिमेट्रिक नहीं होगी। तो अब कंडीशन हमारे पास ऐसी कौन सी बन सकती है जिसकी वजह से मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। अब देखो, अगर इसी मैट्रिक्स में मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं इसको हटाता हूँ। अगर इस मैट्रिक्स में इसको 0 कर दूं, इसको मैं 0 कर देता हूं। अब जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस वाली मैट्रिक्स की रो क्या दिख रही है, 0-3, तो ये जाएगा 0-3 इसका कॉलम। इस वाली मैट्रिक्स की रो हमारे पास 3-0 है, तो इसका कॉलम क्या हो जाएगा, हमारे पास 3-0 हो जाएगा। गॉट इट। अब ऐसा हो गया, अब इस वाली मैट्रिक्स का माइनस निकालो, माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ ए करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0। अब देखो जरा, ए ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये हमारे पास माइनस ए, ये मैट्रिक्स है, ये 0-0 हो गया, ये 3-3 हो गया, ये -3-3 हो गया, ये 0-0 हो गया। कहने का मतलब ये वाली मैट्रिक्स सेम हो गई। देखो ये वाली मैट्रिक्स कैसी हो गई, सेम हो गई। इस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहने वाले हैं इसको हम, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको क्या खास पता चला, हमको खास इन दोनों मैट्रिसेस में क्या पता चला, खास बात, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें हमने क्या देखा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या देखा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए। ये होती है कंडीशन। दूसरी बात हमने क्या देखी, जो भी मैट्रिक्स होगी, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे A113 की, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स। अब देखो करना क्या है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल को छोड़ो, ये जो डायगोनल है इसको छोड़ो, डायगोनल के बाद वाली जो एंट्री है सिमेट्रिक में, ये बात नहीं बताई, खास बात इसकी लिखना है। खास बात क्या होती है ना, ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाली जो एंट्री है वो सेम होनी चाहिए। ये इसके सेम होनी चाहिए,
ए इसके सेम होनी चाहिए, ए इसके सेम होनी चाहिए, डायगोनल पे कुछ भी हो वो सिमेट्रिक बन जाएगी लाइक दैट। 1 2 3, यहाँ पे 4 लिख दूं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब देखो इस मैट्रिक्स में सोचो हमारे पास क्या है, ए डायगोनल है, डायगोनल पे अभी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये इसके इक्वल हो, ए इसके इक्वल हो, ए इसके इक्वल हो, मतलब डायगोनल को देखो, डायगोनल के इधर उधर वाली चीजें कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्री होनी चाहिए, एक जैसी चीजें होनी चाहिए, एक जैसी चीजें हैं तो वो हमारे पास कैसी बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इट, मतलब फिर आपको वहां पे ए ट्रांसपोज ए करके देखने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे पास सिमेट्रिक बनेगी नहीं बनेगी, हमको बस यही चेक करना है, डायगोनल देखना है, डायगोनल पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ हो, आई डोंट नो, बस कॉम्प्लेक्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए, डायगोनल के ऊपर और नीचे की जो एंट्री है वो सेम होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा काम हो गया। व्हाट इट, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होने वाली है। स्क्यू सिमेट्रिक में खास बात इसकी क्या है, खास बात इसकी ये है कि हमने देखा था अभी जो एग्जांपल लिया था वो डायगोनल पे हमने 0 0 किया था, और यहाँ पे हमने -3 किया था, यहाँ पे 3 किया था। इसकी खास बात ये बन जाती है कि भाई साहब जो डायगोनल है, ये कहता है ये जो डायगोनल है, डायगोनल 0 हो, डायगोनल कैसा होना चाहिए, 0, डायगोनल 0 होना चाहिए, और ऑफ डायगोनल एंट्री जो है ये वाली एंट्री, एंट्री सेम होनी चाहिए। लुक हियर, एंट्री सेम होनी चाहिए, 3 - 3 हमारे पास 3 सेम है 3 के, बट अपोजिट इन साइन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे +3 तो यहाँ पे माइनस, अगर ये -3 यहाँ पे होता तो प्लस यहाँ पे हो जाना चाहिए, लाइक 3 × 3 का देख लो एग्जाम्पल, 0 0 0 -1 2 -3, ये हो जाएगा हमारे पास 1 -2 3, जैसे ये वाला हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसमें आपको क्या करने की जरूरत है, देखो डायगोनल हमारा 0 है, डायगोनल 0 दिखा आपको, डायगोनल के बाद वाली ये वाली एंट्री 1 है, 1 होने से हमको क्या पता चला कि ये एंट्री सेम होनी चाहिए, देखो एंट्री सब सेम, मतलब सिमेट्रिक जैसी कहानी बना रहा हो, बन रही है, लेकिन साइन में अपोजिट होना चाहिए, साइन में अपोजिट भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो इसकी खास बात यह है कि डायगोनल एंट्री को 0 रखता है, कौन, इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की खास बात यह है कि ये डायगोनल एंट्री कुछ भी रखे बट ऑफ डायगोनल एंट्री सारी सेम रखेगा, मतलब ये वाली एंट्री एक जैसी होनी चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं और उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई, ये होगी पहली खास बात, ये हो गई दूसरी खास बात, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आती है तीसरी खास बात। आ जाओ, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं ऐसे लिखूं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, समझना बात को, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है, फिर इन दोनों को मैं कर दूं प्लस, समझना बात को, और इसको ए के इक्वल लिख दूं मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, स्टेटमेंट है every matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। कि कोई भी मैट्रिक्स हो, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब भाई साहब इसको हम कैसे बोल रहे हैं, सर आपने बता तो दिया, प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ, हमारे पास अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप पहचान गए हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताता है कि आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक आपको बताता है ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल। व्हाट इट, तो अगर मैं
किसी ए को इस तरीके से लिखूं, लाइक ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है ऊपर, इसको आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, अब जरा देखो कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये टोटल क्या आने वाला हमारे पास, ये आने वाला है ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 2a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होके ए आएगा, अल्टीमेटली ये क्या आने वाला है ए। तो ये वाला जो होता है और ये वाला जो होता है ये सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये सिमेट्रिक पार्ट होता है, और ये वाला कैसा पार्ट होता है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। ये कैसा होता है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। कैसे, जैसे सिमेट्रिक पार्ट ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखो सिमेट्रिक पार्ट क्या निकलेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए कितना होता है 0, यहां से क्या निकल के आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ऑफ ए क्या होता है 0, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए हमारे पास 0 किससे हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक वाले मैट्रिक्स से अगर 0 करते हैं हम, और ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए 0 किससे हो जाएगा, इस वाली से 0 हो जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब जो सिमेट्रिक पार्ट होता है। अब तुम ये सोच रहे होगे सर ये इसको हम कैसे कहें कि ये सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। अगर आपको ये जानना है ना, आइए बोर्ड पे देखिए बताते हैं। सिमेट्रिक समझ के स्क्यू सिमेट्रिक समझ के इन दोनों के सम में हम इस तरीके से हर एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम कह रहे हैं ये वाला सिमेट्रिक पार्ट होता है और हम कह रहे हैं ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो आप दिखाइए सर ये कैसे सिमेट्रिक होता है। आओ देखो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक नहीं, लाइक ये बना लेते हैं 1 2 3 2। देखो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास ये है और इसके बाद वाली एंट्री हमारे पास सेम नहीं है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है नहीं, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सर आपने तो कहा कि हर एक मैट्रिक्स को, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हर एक सिमेट्रिक में तो ये भी मैट्रिक्स आ गई, हम इसको भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट में लिख सकते हैं। और हमने अभी आपको बताया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, सर आपने बताया ये वाला सिमेट्रिक पार्ट होता है, बिल्कुल बताया कि ये वाला सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो कर क्या रहे हैं कि मैट्रिक्स का भाई साहब ट्रांसपोज करिए, ए से प्लस करिए उसी मैट्रिक्स में, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक बन जाए तो सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। यही तो बात हम कह रहे हैं ना। आओ दिखाते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास ए 1 2 3 2, इसका हम करेंगे ट्रांसपोज करो तो ये आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 3 2। इन दोनों को करेंगे सम, सम करना तो आता होगा, हर एंट्री का सम कर दो, 1 का 1 में 2 आ जाएगा और 2 का 3 में 5 आएगा, 3 का 2 में हमारे पास 5 आएगा और 2 का 2 में हमारे पास 4 आएगा। फिर कह रहा है 2 से डिवाइड कर दो, कर दो 2 से डिवाइड, हर एक एंट्री में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बाई 2 ये हो जाएगा 5 बाई 2, ये हो जाएगा 5 बाई 2, ये हो जाएगा 4 बाई 2। 2 बाई 2 हमारा 1 हो गया, ये आ गया 5 बाई 2 और ये आ गया 5 बाई 2, 2 बाई 4 हमारे पास 2 हो गया। देखो ये वाली हमारी डायगोनल एंट्रीज आई और इसके बाद वाली एंट्री सेम आ गई ना, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन गई कि नहीं। कोई भी मैट्रिक्स आप लेके आओ, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 करोगे तो सिमेट्रिक बनेगा। और इसी प्रकार से अगर ये मैट्रिक्स है, इसको इसी वाली मैट्रिक्स को ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 करोगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और इन दोनों पार्ट को अगर आप आपस में ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स। हम ये कह रहे हैं कि हर एक मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं वो ये आइडिया होगा। तो यहां से आप एक बात और सीख लो कि हर एक मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। हाउ सर, हाउ, कैसे? आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करिए, कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, सम कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बन गए सिमेट्रिक। मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बन गए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस सिंपल। एवरी मैट्रिक्स यू कैन मेक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स यू कैन मेक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर एरे वाला काम नहीं चल पाएगा। इस पे हम जो स्पेशल मैट्रिक्स होती हैं वो m क्रॉस n पे काम नहीं करती हैं।
स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए देखो जो भी स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूँ उसको मैं कैसे लिखवा रहा हूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि वो n क्रॉस n फॉर्म है, नॉट इन m क्रॉस n फॉर्म है। गॉट इट। तो ये वाली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने आपको बताया। अभी इसके आगे जो भी मैट्रिसेस है मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मस्त पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। और आपको ये वाला पेपर अच्छे से पढ़ना ही है अगर मैथ में आपको आगे कुछ करना है। अगर मैथ में आपको कुछ नहीं करना है तो आराम से पढ़िए। जितना लेक्चर नोट बता रहा हूँ इतने से आपका पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा, आप समझ लो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।